हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मॉडल एक्टिविटी टास्क सेकंड फिजिकल साइंस का वीडियो लेकर आए। आप देखेंगे इस वीडियो में जो सवाल पूछे गए हैं उसका सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें आपको दाग मारना है। जल के जिस गुण के कारण एक छोटा कीड़ा जल के ऊपर चलता है वह है जल का घनत्व, जल की सांद्रता, जल की ऊष्मा चालकता, जल का पृष्ठ तनाव। देखिए, जब भी कोई कीड़ा जल के ऊपर तैरता है या उसके ऊपर चलता है तो उसमें जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जिम्मेवार होता है। इसलिए जल का जो गुण है वो यहाँ पर होगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, सांद्रता से मतलब नहीं है, जल का घनत्व से मतलब नहीं है, बल्कि उसका पृष्ठ तनाव से ही वो क्या होता है, कीड़ा पानी के ऊपर आसानी से मूव करता है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हम लोग देंगे जल का पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो यहाँ पे हम दाग मारते हैं जल का पृष्ठ तनाव, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि नीचे का जो मिश्रण एक इमल्सन का उदाहरण है वह है। यहाँ पे दिया है कुहासा, दूसरा दिया धुआंसा के समान, तीसरा दिया दूध, फिर दिया जल और चीनी का संयुक्त मिश्रण। ठीक है, या संतृप्त मिश्रण। तो यहाँ पे देखिए इमल्सन बोला है, तो इमल्सन जो नेचुरल इमल्सन होता है वो हमारा दूध होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हम देंगे दूध। दूध हमारा क्या है, नेचुरल इमल्सन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शक्ति की बीमा, शक्ति को अगर हम निकालते हैं तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे इसको, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति का बीमा जब हम लिखेंगे तो शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर कार्य डिवाइडेड बाय समय। ठीक है, कार्य को बल गुना विस्थापन, यानी हम यहाँ पे इसको बल मल्टीप्लाई विस्थापन लिख सकते हैं। कार्य मतलब होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, और ये हो गया समय। ठीक है, बल का जब हम बीमा लिखते हैं तो मात्रा गुना त्वरण, यानी मात्रा के लिए हम लोग m का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और त्वरण जो होता है वो वेग बटे समय होता है। त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग का जो बीमा है, वेग मतलब विस्थापन बटे समय। ठीक है, यानी विस्थापन के लिए हम L का प्रयोग करेंगे, तो विस्थापन बटे समय। ठीक है, और चूंकि बल बराबर मात्रा गुना त्वरण होता है। ठीक है, तो त्वरण के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ जब देखते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी L डिवाइडेड बाय T। विस्थापन को हम लोग L से सूचित करते हैं और टाइम को T से, और त्वरण बराबर होता है वेग डिवाइडेड बाय समय। तो अब देखिए वेग के जगह पर अगर हम L बाई टी बैठाएं और समय के लिए फिर 1 बाई टी का प्रयोग करें तो LT² आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बल के जगह पर लिखें ML डिवाइडेड बाय T² हुआ, यहाँ T और T² यहाँ पे देंगे। ठीक है, इनटू यहाँ पे देखिए विस्थापन के लिए फिर हम L का प्रयोग करेंगे।
ठीक। और एक समय और भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इसके लिए हम टी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं तो आता है एम, एल और एल को क्या करेंगे, एल स्क्वायर करेंगे, और टी जो है नीचे कितना है 2 और इस पे पावर 1 है। अब ये दोनों जब ऊपर आएगा तो टी टू दी पावर -3। ठीक है, तो ये जो बीमा आया है ये किसका बीमा आया है, शक्ति का बीमा आया। तो शक्ति का बीमा यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कि शक्ति का बीमा है कहाँ। तो यहाँ पे देखिए ml-2 t-2, ये तो नहीं होगा, कट गया। ml-2 t टू दी पावर 2, ये भी कट गया। ml स्क्वायर t स्क्वायर, ये भी कट गया। ml2 t टू दी पावर 2, ये भी कट गया। लेकिन संभवतः इसका आंसर ml स्क्वायर टी टू दी पावर -3, जो हमको लगता है कहीं डी नंबर में मिसप्रिंट हुआ है। तो ये आपका सही आंसर है ml स्क्वायर t-3। देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल के देखे हैं, शक्ति इजकल टू कार्य डिवाइडेड बाय समय। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसलिए कार्य डिवाइडेड बाय समय, कार्य को हम बल गुना विस्थापन से सूचित करते हैं, डिवाइडेड बाय समय करेंगे। बल के लिए हम लोग बीमा लिखे हैं, बल बराबर मात्रा गुना त्वरण, तो मात्रा और त्वरण के लिए एल टी टू दी पावर, ठीक है, 2 इंटू एल, विस्थापन के लिए एल का प्रयोग किया, और फिर एक बार और समय है तो उसके लिए हम टी का प्रयोग किए हैं, इसलिए यहाँ पर आता है ml स्क्वायर t-3। ठीक है, और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एसआई पद्धति में एक मोल परिणाम के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी। तो एक मोल CO2 का मात्रा कितना होता है, तो एक मोल CO2 का मात्रा अगर हम निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, अब आया 12 + 32 बराबर 44। ठीक है, इसलिए एक मोल CO2 का ग्राम अनुभार अगर देखें, ग्राम अनुभार बराबर 44 ग्राम आया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि एसआई पद्धति में हमको चाहिए, तो इस ग्राम को किलोग्राम में जब व्यक्त करेंगे तो इसका मान कितना होगा, इसलिए एक मोल CO2 का अनुभार बराबर 44, और इसको 10 टू दी पावर -3 से अगर कर दें तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, और किलोग्राम में जब बदला तो ये एसआई पद्धति में इसका अनुभार है, यानी एक मोल CO2 का एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में अनुभार बराबर 44 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम। तो ये आपका सही आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। रबर और इस्पात में किसका यंग गुणांक का मान सबसे अधिक होगा। तो ध्यान दीजिए, जो ज़्यादा इलास्टिक होता है उसी का यंग गुणांक भी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे इस्पात का यंग गुणांक अधिक होगा किसके अपेक्षा, रबर की अपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। देखिए, अम्लीय लवण में हाइड्रोजन जो होता है आंशिक रूप से
उसमें जुड़े हुए होते हैं। यानी सोडियम बाइसल्फेट अगर देखें या बाइकार्बोनेट देखें, ठीक है, तो ये अम्लीय लवण का एक उदाहरण है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक अम्लीय लवण का उदाहरण है, अम्लीय लवण का उदाहरण है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण केवल पूछा है उसमें। 1 लीटर घोल में 18 ग्राम ग्लूकोज, अनुभार 180 है, ठीक है। तो घोल की मोलर मात्रा निर्णय करो। यानी इसमें हमको मोलर मात्रा निकालना है, यानी मोल में हमको निकालना है कि 18 ग्राम ग्लूकोज अगर है तो उसका मोलर मात्रा कितना होगा। तो ग्लूकोज का अनुभार दे ही दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि चूँकि ग्लूकोज का अनुभार दे दिया है, अनुभार बराबर कितना दिया है 180, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज का ग्राम अनुभार कितना होगा, ग्राम में अगर व्यक्त करें तो बराबर 180 ग्राम, ठीक है। चूँकि 180 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज का 1 लीटर में कितना दिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है, ठीक है। तो 180 ग्राम ग्लूकोज बराबर 1 मोल, मोल में अगर हम करें तो जो इसका अनुभार होता है वही 1 मोल के बराबर होता है। तो 180 ग्राम ग्लूकोज बराबर 1 मोल ग्लूकोज, इसलिए 1 ग्राम अगर ग्लूकोज लें तो कितना मोल के बराबर हो जाएगा, 1/180। हमको दिया कितना है तो 18 ग्राम मात्र दिया है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज कितना मोल के बराबर हो जाएगा, तो 1/180 मल्टीप्लाई 80 कट जाएगा 10 बराबर 1/10। 1/10 का मतलब हुआ 0.1 मोल, ठीक है। तो 0.1 मोल यहाँ लिखा 1 लीटर में है, तो इसलिए प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक। 0.1 मोल प्रति लीटर ग्लूकोज का क्या हो गया, ग्लूकोज का मोल में 18 ग्राम अगर है तो उसको मोल में अगर व्यक्त करते हैं तो 0.1 मोल पर लीटर जो है ग्लूकोज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 2 पात्रों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक रासायनिक परीक्षण द्वारा दोनों में अंतर निर्णय करने के लिए किस विकारक की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में होने वाला परिवर्तन को लिखो, ठीक है। तो 2 पात्र में अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसके लिए एक विकारक की आवश्यकता होगी और वो होगा बेरियम क्लोराइड, BaCl नामक विकारक की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दिखाना होगा कि इस प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन को भी लिखो। तो अगर हम बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डाल देते हैं तो क्या होता है। जैसे ये आपका
एक परख नली लिए हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या डाला हुआ है, तो इसमें H2SO4 डाला हुआ है। अब इसको टेस्ट करना है कि इसमें H2SO4 है और एक परख नली में HCl, तनु HCl भी डाला हुआ है, HCl। अब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जब डालेंगे तो सबसे पहले पहला वाला प्रयोग में देखिए कि जब हम बेरियम क्लोराइड इसमें डालेंगे तो H2SO4 के साथ बेरियम क्लोराइड अगर हम डालते हैं तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि बेरियम का प्रतिक्रिया, ठीक है, बेरियम से सबसे पहले सल्फेट जो ऋण आयन है उसको बेरियम से प्रतिक्रिया कराएंगे तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनेगा। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे Cl2 और H2 है, तो यहाँ पे HCl बनेंगे, लेकिन यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बना और HCl अम्ल बना, ठीक है। और यही जो है एक सफ़ेद अवक्षेप के जैसा इसमें जब हम डाल देंगे बेरियम क्लोराइड तो एक सफ़ेद अवक्षेप यहाँ पे प्राप्त होगा। सफ़ेद अवक्षेप माने नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सफ़ेद बेरियम क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप है। तो यही प्रतिक्रिया है जिससे कि हम इन दोनों में अंतर निर्णय कर सकते हैं, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी और बेरियम क्लोराइड जब भी H2SO4 तनु H2SO4 से प्रतिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, जिससे कि हम इसका पहचान कर लेते हैं और बाकी जो बचता है वो HCl अम्ल है, ठीक है। तो जिसमें सफ़ेद अवक्षेप बैठेगा वो समझ लेंगे कि H2SO4 है। अब बाकी जो मतलब हमें एसिड दिया गया है वो कन्फर्म HCl ही होगा, क्योंकि 2 एसिड दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एक हल्की और एक भारी वस्तु की मात्रा क्रमशः M और कैपिटल M है, दोनों का संवेग समान होने पर किसमें गतिज ऊर्जा अधिक है ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए हल्की वस्तु का यहाँ पे क्या दिया है, हल्की वस्तु का मात्रा दिया बराबर स्मॉल m, और भारी वस्तु का क्या दिया, भारी वस्तु का मात्रा बराबर कैपिटल M, ठीक है। ये भारी है, ये हल्का है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का संवेग समान है, माना कि प्रत्येक वस्तु का संवेग है, इसका मतलब वो गतिशील है, संवेग बराबर p, तो दोनों का तो समान है तो दोनों का p ही होगा, ठीक है। तो जो हल्की वस्तु है, हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा, गतिज ऊर्जा बराबर अगर E1 माने तथा भारी वस्तु का गतिज ऊर्जा यदि E2 मानते हैं तो E1 बराबर क्या होगा, p² डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। अब ये आता कहाँ से है, ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये समीकरण 1 है। ये आता कहाँ से है अभी हम दिखा देते हैं। देखिए
गतिज ऊर्जा E बराबर होता है हाफ mv²। होता है कि नहीं होता है? ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। या E बराबर हाफ, अगर इसमें m से हम मल्टीप्लाई कर दें तो m से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। E बराबर 1/2। अब यहाँ m स्क्वायर हो गया और v स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय m। E बराबर 1/2 और ये देखिए m स्क्वायर v स्क्वायर को अगर हम यहाँ p स्क्वायर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? या E बराबर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो ये है तरीका। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम क्या किए हैं बता दिए कि आखिर हम क्यों लिखेंगे p स्क्वायर बाय 2m। तो अगर किसी वस्तु का मात्रा m है तो हम डायरेक्ट इसको अगर p के रूप में लिखना चाहें, संवेग के रूप में लिखना चाहें, तो E1 बराबर p स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से आप E2 बराबर बताइए क्या होगा। E2 बराबर होगा p स्क्वायर, चूँकि संवेग दोनों का सेम है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कैपिटल M होगा। ये समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करें। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, अब 1 में 2 से अगर भाग दें तो क्या आएगा? E1 डिवाइडेड बाय E2 इजकल टू p स्क्वायर बाय 2m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर बाय 2 कैपिटल M। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो E1 बाय E2 बराबर p स्क्वायर बाय 2m मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2, ये ऊपर चल जाएगा और p स्क्वायर नीचे चला जाएगा। p स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? नीचे चलाएगा। अब p स्क्वायर को काट दीजिए, 2 और 2 को भी काट दीजिए। अब बताइए E1 डिवाइडेड बाय E2 बराबर आपको क्या मिला? कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अब यहाँ पे देखिए M1 इज ग्रेटर देन कैपिटल M इज ग्रेटर देन M। ये हम लोग जानते हैं कि कैपिटल M जो है ज़्यादा है, और इसका देखिए रेशियो कि E1 बराबर M है और E2 बराबर M है। तो जब ये ज़्यादा है मतलब कैपिटल M अधिक है और M कम है, तो इसका मान हमेशा 1 से अधिक है। ठीक है, यानी ये दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 1 से अधिक है, तो निश्चित रूप से ये दोनों का बीच का रेशियो भी 1 से अधिक होगा। तो जब M इज ग्रेटर देन M, इसलिए E1 भी इज ग्रेटर देन क्या होगा? E2। तो आप बोलिए E1 क्या था? E1 था हल्का वस्तु का गतिज ऊर्जा और E2 क्या है? भारी वस्तु का गतिज ऊर्जा। अतः हल्का वस्तु का गतिज ऊर्जा भारी वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? अगर मोमेंटम इसका समान है तो भारी वस्तु की अपेक्षा अधिक होगी। ठीक है, और क्वेश्चन अब नहीं है। ठीक है, और ये शेष हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अन्य वीडियो की अपेक्षा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए और
जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।